यस सर, स्टार्टेड ना सर? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? Yes. ओके सर, अगेन गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो आज का इनकम टैक्स क्लास में क्या होगा सर? आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टोटल इनकम रिलेटेड। सर अभी क्या चलता रहेगा ऐसे प्रैक्टिस? हाँ सर, आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिस चलता रहेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से आपको इनकम टैक्स का एक कंप्लीट सेंस आएगा। ठीक है, नहीं तो ना इनकम टैक्स हमेशा एक आधा अधूरा सा फील लेता है जब हम लोग सिंपल एक एक चैप्टर करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक टोटल इनकम का डिस्कशन करते हैं ना, तो इसका जो होलसमनेस है, इनकम टैक्स करके आप एक क्लाइंट को कैसे सर्विस दे सकते हो, उसका पूरा आइडिया मिल जाता है। एग्जाम में एक कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है तो उसमें क्या करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं सर, जिसमें सारे के सारे हेड मिला के अप्रॉक्स आपको एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, सीएमए के एग्जाम में तो सर ऑलमोस्ट 15-20% का वेटेज रहता है। सीए के एग्जाम में तो ऐसे एक दो क्वेश्चन दे ही देता है, वो भी 15-20% का वेटेज एग्जाम में रहता ही है। सीएस में भी ऑलमोस्ट मान के चलो, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी 15-20 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो इस पर्टिकुलर टोटल इनकम कैलकुलेशन से। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो है सर कि एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए सीएमए स्टूडेंट, या फिर एज ए इनकम टैक्स स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए कि कंप्लीट वे में इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता कैसे। सर आज क्या होगा? सर आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज मुझे इतना बताओ सर, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Sir. ओके। हम लोग रिसेंट ट्रेंड में आप लोगों को कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स को फॉलो करने का तरीका बताया था, याद है ना सर? हाँ। तो इसमें ना कुछ अमेंडमेंट आया है, मैं आप लोगों को ना एक बार दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा सर, आप लोग मुझे याद दिलाना। अमेंडमेंट है, ठीक है। अमेंडमेंट मैंने 2024-25 में जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे, तब आप लोगों का एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम कब आने वाला है? जून 24, है ना? तो जून 24 के टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24, और आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। ठीक है, तो 24-25 में कैलकुलेशन करने के लिए देयर आर सर्टेन चेंजेस। ओवरऑल कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं है, देयर आर सर्टेन चेंजेस जो मैं आपको अपडेट नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे तो चाहो तो आप यहाँ पर ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके भी। जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस है, जैसे जो रेट था वो तो वैसा ही है, पर ये जो 2,50,000 का रेट था ना सर 115 बीएससी में, 115 बीएससी का जो रिसेंटली मैंने आपको रेट दिखाया, उसमें थोड़ा सा चेंज करना। उसमें उसमें ना वो 2,50,000 को चेंज करके 3 लाख कर देते। ठीक है, वो मैं रिसेंटली आप लोगों को लिखा देने के टाइम पे मैं ख्याल नहीं किया, तो ये 3 लाख का रेंज आ जाएगा। मैंने अभी अप टू 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है 115 बीएससी फॉलो करोगे तो। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सर, जब आप न्यू स्कीम फॉलो करोगे, ओल्ड स्कीम फॉलो करोगे, ओल्ड स्कीम इन द सेंस जो 2.5 लाख वाला नियम था वो ऐसा ही है, अप टू 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ आया 115 बीएससी। और इंटरेस्टिंगली 115 बीएससी अभी डिफॉल्ट प्रोविजन है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के एंगल से अभी ये जो 115 बीएससी है ये डिफॉल्ट प्रोविजन है, इसको अभी डिफॉल्ट बोलते हैं। मैंने अभी नॉर्मली हर किसी को यही सिस्टम फॉलो करना चाहिए, डिफॉल्ट सिस्टम ही सबको फॉलो करना चाहिए। ये सिस्टम अभी आ गया है, जब आप लोग नेक्स्ट एग्जाम में बैठोगे तो आपका डिफॉल्ट सिस्टम यही बन जाएगा। 24-25 असेसमेंट ईयर में एंड 23-24 प्रीवियस ईयर। देखो सर, इनकम टैक्स में इस तरह का अमेंडमेंट या चेंजेस आता रहता है, और जैसे जैसे एग्जाम का मैंने टाइम पीरियड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एग्जाम में क्या लागू। जैसे अपकमिंग जो मई जून का एग्जाम आने वाला है, उस टाइम पे आप लोग 23-24 प्रीवियस ईयर में शिफ्ट हो जाओगे, और 24-25 असेसमेंट ईयर में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये 23-24 प्रीवियस ईयर एंड 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए लागू हो जाता है। जिसमें 115 बीएसई में जो पुराना रेट चल रहा था 2,50,000 का, ठीक है, जो मैं आपको इनकम टैक्स की साइड से भी बार बार दिखाया था और आपको नोट भी लिखाया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2,50,000 का रेट को चेंज करके 3 लाख कर लेना। ठीक है, 2,50,000 का रेट को चेंज करके 3 लाख कर देना, फिर 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, और 15 लाख के अब ये स्क्रीनशॉट ले लो सर। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में और एक बार फिर से दिखा दूँ। ठीक है,
हो सके तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लो। 115 बीएसई, 115 बीएसई में लेटेस्ट में चेंजेस है सर, जो आप लोगों के एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में लागू होगा। ठीक है, अभी तक अभी जो चल रहा है वो अभी भी वही चल रहा है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तब ये सिस्टम आ जाएगा सर। इसी चीज के लिए मैं आपको थोड़ा बता दिया। अनदर एक इंटरेस्टिंग थिंग है सर, रिबेट के बारे में। लेकिन एक बात सर, ओल्ड टैक्स में चेंज नहीं हुआ, मैंने जो रेगुलर प्रोविजन था वो अभी हो गया रेगुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये अभी ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल टैक्स हो गया। जो पुराना रेगुलर था वो अभी ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो। तो उसमें गवर्नमेंट का जो रेट है वो पहले जैसा था वैसा ही, अप टू 2,50,000 नील, 5%, 20%, 30%, 10 लाख के अब साथ में सारे के सारे एटीसी से एटीओ का डिडक्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो आपको 115 बीएसई में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है सर, ये सब छोटा छोटा बात है, मैं अपडेट दे रहा हूँ। आप लोग आजकल ऑफलाइन विजिट नहीं कर रहे हो तो करते रहो सर, ऑफलाइन आना बंद क्यों कर रहे हो, बंद मत करो सर ऐसा। अच्छा आगे देखो सर, ये देखो, इसमें रिबेट के बारे में भी एक छोटा सा चेंजेस है। रिबेट में आपका नॉर्मली 12,500 का रिबेट होता है ना, तो अगर कोई 115 बीएसई यूज करेगा तो उसमें भी उसको एक रिबेट मिलेगा जो कि 25,000 तक का है। अगर आप 115 बीएसई में हो तो आपको 25,000 का रिबेट मिलेगा, अगर आपका इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करता है तो। ठीक है, 7 लाख अगर आपका इनकम क्रॉस नहीं करता है तो आपको 25,000 का रिबेट है। बाकी पुराना सिस्टम में जो रिबेट चल रहा था 87A में, वो रिबेट अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपको 12,500 या फिर आपका टैक्स लायबिलिटी, जो दोनों में से जो कम होता है वो आपको रिबेट मिल जाता है ना। और वैसे केसेस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कोई रिबेट नहीं मिलता है, 87A में, जो आपको मैं ऑलरेडी कॉपी में भी लिखा के रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मैंने ओल्ड टैक्स रीजन जो अभी ऑप्शनल है, ओल्ड टैक्स रीजन जो अभी ऑप्शनल है, मैंने जिसको रेगुलर कहता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस है न्यू, न्यू जो है उसको भी डिफॉल्ट कर दिया गया, बाई डिफॉल्ट आपको इसी में आना चाहिए। अगर आप ऑप्शनल है, अगर बेनिफिट मिले तो आप पुराना में जा सकते हो। इसमें 7 लाख तक का लिमिट है, अगर आपका इनकम एनुअली 7 लाख के अंदर है तो आप 25,000 का रिबेट ले सकते हो। तो आगे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसके बारे में और बता दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये सब कुछ चेंजेस है। मैं आप लोगों को नोट भी शेयर कर दूंगा, न्यू अपडेटेड जो अमेंडमेंट नोट्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मई जून में थोड़ा सा चेंजेस आपको कुछ कुछ जगह में देखने को मिलेगा, वो आपको अपडेटेड नोट्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपको कोई चेंजेस नहीं, एज पर कॉन्सेप्ट चेंजेस कुछ नहीं है। जो लोग इससे पहले जो मैंने जो पुराने मई जून से पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिकली बोल रहा हूँ, और अपकमिंग मई जून में एग्जाम देना है। जिनका दिसंबर में हो गया है इस बार एग्जाम, वो तो जो चल रहा था उसी में है, लेकिन जो आगे आएगा 2024 के दिसंबर में देगा या 2024 के मई जून में देगा, उनके लिए ये सब लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम तो 24 मई जून या फिर 24 नवंबर दिसंबर ऐसा ही तो अवेलेबल है ना सर। ओके सर, सर आज क्या होगा सर, आज हम लोग ना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी। सर माने, सर माने ऐसा है सर, टैक्स प्लानिंग एज पर टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ सैलरी। माने अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, जैसे हम लोग लास्ट कुछ क्लास है बिजनेसमैन का कैलकुलेशन कर रहे थे, आपको पता हो। हाँ সবার মনে আছে তো, লাস্ট কিছু ক্লাসে আমরা বিজনেসম্যানের ক্যালকুলেশন করছিলাম তো, কি একটা যদি প্রফেশনাল হয় বা বিজনেসম্যান হয় তাহলে তার ট্যাক্স ক্যালকুলেশন কিভাবে হতে পারে। हाँ सर, মনে আছে, सबको याद है ना, लोग सब पढ़ाई कर रहे हो ना सर ठीक ठाक से, घर पे थोड़ा रिविजन भी दे रहे हो ना सर। तो हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस से ये पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेसमैन अपना टैक्स प्लानिंग कैसे करता है, बट आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक सैलरीड पर्सन जो सैलरी कमाते हैं उनका टैक्स प्लानिंग कैसे करना चाहिए। ओके, एक सैलरीड पर्सन अपना टैक्स प्लानिंग कैसे करे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सैलरीड पर्सन का टैक्स प्लानिंग कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी कर देता हूँ, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। मैंने प्रोविजनल बेस्ड डिस्कशन भी थोड़ा कर देता हूँ आपको, इसमें कुछ प्रोविजंस का भी आपको नॉलेज चाहिए, जैसे कि टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी। इसमें आपको एक स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, हेलो, स्क्रीन शेयर है ना। है सर। द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज वेरी, अच्छा इसमें से काफी लोग बोलेंगे सर हम लोग अभी सैलरी चैप्टर पूरा पूरी पढ़े नहीं है, तो जिनका सैलरी चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है डोंट वरी सर, ठीक है,
जो सैलरी पहले कभी नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। अभी आगे आगे मैं बेसिक कराऊंगा, सैलरी कराऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी करवाऊंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन फिलहाल टोटल इनकम के अंदर सैलरी को थोड़ा जान लो, टोटल इनकम के अंदर सैलरी का ट्रीटमेंट थोड़ा जानो, फिर इंडिविजुअली भी सैलरी चैप्टर में बात करना। क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम इंडिविजुअली भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इंडिविजुअली एक एक हेड से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम, ठीक है। और टोटल इनकम का भी क्वेश्चन पूछते हैं, जब जिसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ठीक है, अदर सोर्स सब मिला जुला कर भी क्वेश्चन होता है। इट डिपेंड, लेकिन इंडिविजुअल नॉलेज भी चाहिए, ओवरऑल नॉलेज भी चाहिए। तो मैं अभी ओवरऑल नॉलेज दे रहा हूँ, इंडिविजुअल नॉलेज अभी बाद में जिनका बाकी है उनको तो देता रहूंगा। तो कहता है कि डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज वेरी वाइड, इंक्लूड्स नॉट ओनली मॉनेटरी सैलरी बट ऑल्सो बेनिफिट्स ऑफ पार्क्स इन काइंड। यानी कई बार क्या होता है, आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है सर, आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहा है, सैलरी हाथ में कैश नहीं दे रहा है, कैश के साथ साथ, कैश तो दे ही रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी दे रहा है, साथ साथ में आपको ना कुछ पार्क्विजिट देते हैं। पार्क्विजिट इन द सेंस आपको एक मोटर कार दे दिया, ठीक है, आपको एक मोटर कार दे दी, फिर वो गाड़ी आप अपने लिए भी यूज करते हो, ऑफिस के लिए भी यूज करते हो। ऐसे सिचुएशंस होता है कि आप कंपनी आपको गाड़ी दे दिया, आप उसको यूज कर रहे हो, आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, ठीक है, या फिर मानो आपको घूमने जाने का कहीं पर ट्रैवलिंग का कुछ एक्सपेंसेस दे रहा है, ठीक है, तो कंपनी आपको ना वेरियस काइंड्स ऑफ पार्क्विजिट देते हैं। आपको कुछ कूपन दे दिया शॉपिंग के लिए, ठीक है, कि जाओ भाई ग्रोसरी कूपन ले लो, आप इस पे शॉपिंग करना। मैंने बेसिकली एक तरह का बेनिफिट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, एक होता है पार्क्विजिट और एक होता है अलाउंसेस, ठीक है। सर अलाउंसेस बेसिकली एज पर सिचुएशन कंपनी देते हैं, एज पर सिचुएशंस। माने कैसा बात है, जैसे मानो आप कोलकाता के, एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली में जा रहे हैं और कंपनी आपको बोल रही है कि भाई कोलकाता वाला बंदा अगर दिल्ली में आएगा तो उनको घर देना चाहिए। तो अगर आपको रहने के लिए कहीं पर घर मिल रहा है, ठीक है, रहने के लिए आपको कहीं पर कोई घर दिया जा रहा है, तो उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। या फिर कंपनी का खुद का घर है, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, या फिर आपको अलाउंस दे देगा कि भाई जाओ इतना रेंट है, अब इसके अंदर आप खुद घर ढूंढ के रहो, ठीक है, आप रेंट देना, मैं आपको रेंट पे कर दूंगा। या फिर कंपनी का खुद का घर है, आपको एकोमोडेशन के लिए दे रहा है। तो वेराइटीज ऑफ सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। तो कुछ होते हैं अलाउंसेस, जैसे डियरनेस अलाउंस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस होते हैं। ये एक सैलरीड पर्सन को वेराइटीज मिलता है। सर हम लोग ये सभी चीजों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जब सैलरी हेड डिस्कस करें। और क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग स्पेसिफिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ओवरऑल चर्चा कर रहे हैं। तो ओवरऑल चर्चा में क्या होगा, मैं आपको एक जस्ट आइडिया देते जाऊंगा और कैलकुलेशन टेक्निक बताता रहूंगा। फिर जैसे मैं हेड में बात करूंगा, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिटेल चर्चा भी करूंगा। तो definition of salary is very wide and include not monetary salary but also benefits of perquisites in kinds under the default tax regime। default tax regime माने अभी ना 115 बीएसई डिफॉल्ट हो गया है। 24-25 जो असेसमेंट ईयर है, इसमें डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो है वो 115 बीएसई है। पहले ये ऑप्शनल था, अभी ये मैंडेटरी हो गया है। आप चाहो तो रेगुलर में शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको बेनिफिट मिले तो। ओनली डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 16। 16 माने सैलरी का एक सेक्शन है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, दैट इज अप टू 50,000। सेक्शन 16 में सैलरी हेड में आपको एक डिडक्शन मिलता है 50,000। यही डिडक्शन आप यहाँ पर 115 बीएसई में भी यूज कर सकते हैं। However, under the optional tax regime, optional tax regime माने जो ओल्ड रेगुलर टैक्स सिस्टम है, ठीक है, उसके हिसाब से आप नॉर्मल प्रोविजंस जो उसको नॉर्मल भी बोलते हैं। द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 16 इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी इनकम, अ स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000, deductions for entertainment allowances and deductions for professional taxes following under some of the aspects which can be considered for tax planning in regard to salary income। तो कहता है सर कि एक टैक्स पर्सन होने के नाते अगर आप पुराने सिस्टम में हो तो आपको अलग अलग तरीका होता है, और 115 बीएसई में सिर्फ आपको एक ही बेनिफिट मिलता है, और 115 बीएसई में आपको 80सी से 80 का बेनिफिट नहीं मिलता है। और इसमें माने रेगुलर प्रोविजन माने जो पुराना सिस्टम है उसमें आपको 80सी से 80 का बेनिफिट मिल जाता है। तो नाउ पॉइंट क्या है सर, व्हाट इज द पॉइंट सर? ये पॉइंट आपको मैं अभी प्रोविजंस में तो ज्यादा डिटेल्स बोलूंगा तो समझ नहीं पाओगे, आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराने से आपको समझ में आएगा कि बंदा जब सैलरी में कमाते हैं ना, ठीक है, तो कंपनी उसको ना सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसका, एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम होते हैं उसका, ठीक है, एम्प्लॉय का एक वेलफेयर स्कीम होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होता है,
टियरनेस अलाउंस या टियरनेस पे होता है, लीव ट्रैवल फैसिलिटीज होते हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे जब हम लोग सैलरी चैप्टर में भी बात करेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अनकमिटेड या कमिटेड पेंशन, माने कंपनी बंदे को पेंशन में रखता है ना, पेंशन माने आपको पेंशन अमाउंट हर साल जमा होता रहता है, ठीक है, हर महीना महीना जमा होता रहता है। अगर कोई पेंशन आप पूरा पूरी उठा लेते हो तो उसको बोलते हैं कम्यूट करके, और जो आपको अभी तक उठाया नहीं उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है। तो अनकम्यूटेड जो होता है ना उसको फुल्ली टैक्सेबल करते हैं, कम्यूटेड पेंशन में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। ये सब डिस्कशन कहाँ करेंगे सर, जब हम लोग सैलरी चैप्टर, ठीक है। लेकिन सर अभी क्या करना है सर, अभी मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि एक सैलरी के अंदर होता क्या है, और एक सैलरीड पर्सन का टोटल इनकम कैलकुलेशन कैसे, ओवरव्यू के हिसाब से ही देखो, आइडिया लग जाएगा, फिर डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको बाकी चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन सभी देखते बच्चे? यस क्वेश्चन करने से काफी आइडिया क्लैरिटी मिलेगा। मिस्टर ए जिनका एज है 32 ईयर्स, ठीक है, ये एम्प्लॉय है कहां पर, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बैकेट में पी है इसका मतलब है प्राइवेट। अच्छा एक सवाल है सर, प्राइवेट कंपनी में काम करने से कुछ स्पेशल बात होता है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन में अगर प्राइवेट लिमिटेड बोल देगा या फिर कहीं पर गवर्नमेंट कंपनी बोल देगा तो दोनों बंदे का ना टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में कुछ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो प्राइवेट में नहीं मिलता, ठीक है। तो सर ये कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब आप सैलरी में मास्टरी हासिल कर लोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि क्या चीज प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता नहीं है, क्या गवर्नमेंट को स्पेशल सुविधा मिलता है। यू कैन इजिली फाइंड द डिफरेंसेस देयर, ठीक है। फिलहाल आपको इतना मैं डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, बट ओवरव्यू देखो, एक सैलरीड पर्सन आपके पास एज ए क्लाइंट, आप कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कौन कॉस्ट अकाउंटेंट, आप कौन कंपनी सेक्रेटरी, आपके पास आया है भाई, आपको पता है, आप इसको डिस्कस करके दो, ठीक है, ओवरव्यू हिसाब से। सो मिस्टर ए एज 32 ईयर्स, माने बिलो 60 है, प्राइवेट XYZ प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, इनका बेसिक सैलरी है 50,000 है। He has received transport allowance of 15,000 per month and house rent allowance of 20,000। 15,000 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, 20,000 पर मंथ का हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस माने आप जिस शहर में जाके रह रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, माने आप इस शहर के नहीं हो, दूसरे शहर में जा रहे हो, मानो आप कोलकाता के हो बॉम्बे में जाके, आप बॉम्बे का हो बैंगलोर में जाके रह रहे हो, तो कंपनी की तरफ से आपको अलाउंस दिया जाता है। माने आप जो रेंट भरोगे उसका एक सर्टेन हिस्सा कंपनी आपको देगा, जैसे यहाँ पर बोला है 20,000, आप जो आना जाना करोगे उसके लिए कंपनी आपको 15,000 का पर मंथ का देगा। इसमें ना काफी सारे मैटर्स होते हैं। क्या मैटर होता है, कई बार ऐसे होता है कि कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब हम लोग सैलरी चैप्टर करेंगे। कुछ अलाउंसेस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, कुछ अलाउंसेस होते हैं पार्टली टैक्सेबल, ठीक है, कुछ होते हैं पार्टली टैक्सेबल, कुछ होता है कुछ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट होता है। तो वही चीज आपको धीरे धीरे जानना है, ठीक है, कि जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो क्या सारे के सारे पे टैक्सेबल है, या किसमें आधा टैक्सेबल है, किसमें पार्टली टैक्सेबल है या पार्टली एग्जेम्प्टेड है। यही सब चीज अगर आप लोग समझ जाते हो तो सैलरी में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट कुछ क्लासेस में बिजनेस के ऊपर बताया, प्रोफेशंस के ऊपर बताया, अभी मैं आपको सैलरी प्लानिंग पे बता रहा हूँ। अच्छा, तो उसने क्या किया सर, 25,000 पर मंथ का एक एकोमोडेशन लिया दिल्ली में, ठीक है, ही हैज पेड रेंट 25, कंपनी उसको हाउस रेंट दे रहा है 20,000 का, ठीक है। कौन से प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूँ मैं, 23-24 का, मैंने आप लोग जिस टाइम पे एग्जाम दोगे उस टाइम पे प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी का बात करूँ प्रेजेंटली, अभी हम लोग 20 दिसंबर को क्लास कर रहे हैं, 20 दिसंबर का अगर देखें तो इस ये अभी 23-24 नहीं, अभी 22-23 प्रीवियस ईयर है, 23-24 असेसमेंट ईयर। बट जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे जून के एग्जाम में या मई के एग्जाम में, ऑन दैट टाइम ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे बता रहे थे 25,000 पर फॉर एन अकोमोडेशन इन दिल्ली। मिस्टर ए हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। मिस्टर ए एक घर लिया है जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन लोन लिया है और उसके लिए 2,10,000 का एनुअल इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड इन मार्च 2020। घर का कंप्लीशन हुआ है 2024 मार्च को, ठीक है, कंप्लीशन हो चुका है। एंड हिज पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस, और उस घर में उनका पेरेंट रहते हैं।
जो घर ऑलरेडी बन चुका है उस घर में उनका पेरेंट रहते हैं, माँ बाबा रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर है घर? मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई का बंदा दिल्ली में जॉब करने गया। साथ में आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लीज इंफॉर्मेशन को देखिए। नील, मोनिका, शालिनी, बोलो सर, रिया, आप लोग समझ पा रहे होंगे सर? क्वेश्चन? ठीक है, देखो। अच्छा, प्रोविडेंट फंड में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पीपीएफ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है। सर कितना कंट्रीब्यूशन किया है? 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। अब देखना पड़ेगा कि एटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो फर्दर डिस्कस करता हूँ। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 80CCD में 50,000 का कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड में, ये 80CCD के अंदर आता है। सर ये सब चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चैप्टर 6A का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत 80C से 80U का कंट्रीब्यूशन है। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर, फादर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है जो 65 साल के, 55,000 का अमाउंट पे किया है। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, खुद के लिए और अपने बीवी के लिए, वाइफ के लिए 32,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा। आपको सिंपल पूछता है सर, कंप्यूट करके बताओ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। क्वेश्चन कितना सुंदर पूछता है, द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप करेंटली, अभी आपके पास दो ऑप्शंस में से आपके पास अभी क्या हो गया, 115 बीएससी आपके लिए डिफॉल्ट है। बात को समझे सर, 115 बीएससी इज योर डिफॉल्ट रेजिम, जो आपको मैं स्टार्टिंग में आज बता रहा था। पहले आप 115 बीएससी करोगे। इतना दिन हम लोग आपको क्या बता रहे थे कि 115 बीएससी बाद में करना, बट मैं आपको आज से क्या बता रहा हूँ कि जब आप 24-25 में एग्जाम दोगे ना, मैंने 24-25 असेसमेंट ईयर में, उस टाइम पे डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट हो जाएगा आपका 115 बीएससी, और ऑप्शनल हो जाएगा आपका रेगुलर, मैंने जो पुराना ओल्ड रेजिम है। सर दोनों ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया कि भाई बेनिफिशियल मैनर जो होगा उसी मैनर में आप इनको, इनका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बस फिर से पूछ रहा हूँ, आप मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सर? क्वेश्चन समझ में आ गया तो अभी आंसर भी समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आएगा। तो जरा देखें। तो देखो सर, करो स्टार्ट करो, कैसे करना है सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सर। चलो मैं इसमें लिख देता हूँ सैलरी प्लानिंग, ठीक है। क्या होगा सर? ये सैलरी प्लानिंग, टोटल इनकम कैलकुलेशन। मैंने सैलरी पर्सन अपना टोटल इनकम कैलकुलेशन कैसे करेगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है बेसिकली। बिजनेसमैन के बारे में कल ही बात कर रहे थे, आज थोड़ा सैलरीड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सर, तो जब भी हम लोग एक सैलरीड पर्सन का हिसाब किताब करेंगे ना, जब भी हम लोग सैलरीड पर्सन का हिसाब किताब देखेंगे, तो सबसे पहले तो हमें, जैसे कि आपको मैं क्या बोला, आपको मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ सर, आप पहले हेडिंग करना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, चेंज कर दिया सर, एंड प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा 23-24, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा अभी हम लोग ना एक चीज लिखेंगे, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या बोला, गवर्नमेंट बोला कि सर ये 115 बीएससी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम
सेक्शन 115 BSc 115 BSc ये डिफॉल्ट टैक्सेस है। अब इसके तहत पहले करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला नहीं करेंगे, दोनों करेंगे। लेकिन इतना दिन तक मैं आपको बार बार क्या पहले नॉर्मल कराता था, बाद में 115 कराता था। अब क्या करना है, 115 को पहले करेंगे, उसके बाद पुराना वाला देखेंगे। क्वेश्चन में एक चीज तो बोला है ना कि जिसमें बंदे को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा उसमें आपको फोकस करना चाहिए। तो पर्सन को बेनिफिट जिसमें है आप उसको उसी को रिकमेंड करें। तो आप एक काम करो सर, सिंपल रखो चीजों को, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो और एक रुपीज का कॉलम बना लो। आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा डेटा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा झमेला होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे यहाँ पर सैलरी, कितना सैलरीज मिला है, तो सैलरीज का एक डेटा, ये पूरा सैलरी का ही क्वेश्चन। दूसरा चीज ज्यादा इसमें है, तो यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी कितना है, आपका बेसिक सैलरी कितना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप मुझे बताएं कितना बोला सर बेसिक सैलरी। 50,000 पर मंथ, है ना। तो अगर 50,000 पर मंथ आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो आप एनुअली कितना कमा लेते हैं। मिस्टर ए एनुअली कितना कमा लेते हैं सर, 50,000 इंटू कितना हो जाएगा सर, 6 लाख, ठीक है। 50,000 इंटू 12, 6 लाख, ये हो गया उसका बेसिक सैलरी। सर आप लोग लिख लिए सर, हेलो, लिख लिया ना आप लोगों ने, या फिर मैं फिर से दिखाऊं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आप लोग देखो, इसका डीए वगैरह कुछ ज्यादा दिया नहीं क्वेश्चन, तो जब देगा नहीं तो माथा नहीं लगाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में डीए डिअर्नेस अलाउंसेस काफी देता है, पर डीए नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, मैंने डीए है नहीं, ठीक है। ऐसे डीए इज नॉट मैंडेटरी एज पर द लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डीए मैंडेटरी नहीं है। वो अलग बात है कि आजकल हम लोग पश्चिम वेस्ट बंगाल में देखे हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफी धरना में बैठे हैं। आप लोग अगर न्यूज देखते हो, पश्चिम बंगाल का राजनीति का खबर रखते हो, धर्मतला में काफी लोग धरना में बैठा है, डीए बढ़ाओ, है ना। डीए दिया नहीं, तो ममता दीदी ने बोला कि डीए इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस, इसको बंगाली में बोलते हैं सर मोहार्गो भाता, ठीक है। यानी एक्चुअली डियरनेस अलाउंस बढ़ती महंगाई के साथ जूझने के लिए, बढ़ती महंगाई के साथ जूझने के लिए, जूझना माने सर्वाइव, ठीक है, टू सर्वाइव विद दी स्काईरॉकेटिंग इन्फ्लेशन। ये जो चीजों का दाम बढ़ता रहता है ना, तो पब्लिक का पॉकेट में प्रॉब्लम हो जाता है। तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मिलता है सर डीए, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, बट पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रहा है पता नहीं सर, वो सैलरीड पर्सन को डीए देना बंद कर दिया, ठीक है, बहुत सारे केसेस। तो काफी लोग जाके धर्मतला में, जहां पर लोग अनशन करते हैं, धरना देते हैं, वहाँ पर धरना दिया। तो धरना देने के बाद भी ममता दीदी ने बोला, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कि डीए इज नॉट मैंडेटरी एज पर द लॉ, तो हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने बताया। और काफी लोग अभी भी शायद ये सब चीज बना हुआ है। तो ये सब राजनीति एज वेल एज एक मैटर है, तो जस्ट बताया हमें। तो सैलरी के साथ डीए नॉर्मली होता है। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मेरा कॉलम में बना लिया। अच्छा, सैलरी हो गया, बेसिक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है ना सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितने का है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 15,000 का। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ना पूरा का पूरा, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कंप्लीट वे में आपको ना क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो 15,000 इंटू 12 हो जाएगा, 15,000 इंटू 12। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नॉर्मली हैंडीकैप के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 15,000 इंटू 12। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है नहीं। और तो 15,000 इंटू 12 महीने का कितना हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सर 1,80,000, 1,80,000। सर एच आर ए मिला आपको, एच आर ए रिसिप्ट। सर एच आर ए रिसिप्ट अगर आप क्वेश्चन देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन का दो हिस्सा है, ऐसा और एक क्वेश्चन है, मैं तब आपको और एक चीज सिखाऊंगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एच आर ए हाउस रेंट अलाउंसेस 20,000 पर मंथ बोला है, कंपनी की तरफ से मिल रहा है।
और वो अपना हाउस रेंट पे कर रहा है 25,000, ठीक है, पर मंथ। तो यहाँ पर क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जितना HRA उनको मिल रहा है ना, पूरा का पूरा HRA ही उनका टैक्सेबल सैलरी के अंदर आ जाएगा। बाकी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का एक हिसाब होता है। क्या होता है सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, माने इनमें से जो सबसे कम होगा वो टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, और बाकी टैक्सेबल होता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दिस क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। सो 20,000 पर मंथ करके आपको जो HRA मिल रहा है वो भी आपके हाथ में यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि HRA का कैलकुलेशन और भी वेराइटीज कितना होता है और क्या रूल है उसका। तो 20,000 इंटू 12 करके आपका बनता है सर 2,40,000, 2,40,000। तो कुल मिला के आपका ग्रॉस सैलरी हो जाता है 6 लाख, इधर 1,80,000, इधर 2,40,000। तो कुल मिला के आपका सैलरी हो जाएगा 10,20,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ठीक है सर, बात समझ रहे हो सर? दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ये एक्चुअली 115 BSc कर रहे हैं ना, तो 115 BSc में आपको ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि बेनिफिट लेना है तो नॉर्मल प्रोफेशंस में कैसे बेनिफिट लिया जाता है। ठीक है, 115 BSc में आपको ये सब बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। वही मैं आपको एक्चुअली सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है, HRA रिसिप्ट जो भी है वो भी टैक्सेबल है, ग्रॉस सैलरी हो गया 10,20,000। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं लास्ट दिन बताया ना कि 115 BSc में क्या है, डिस्काउंटेड रेट है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको डिस्काउंटेड रेट भी दिखाया, नया वाला जो अमेंडेड है थोड़ा सा, है ना, जो रिसेंटली थोड़ा जैसे 3 लाख तक का बेनिफिट है। तो हमको उसी हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं स्टार्टिंग में आपको बताया सर 115 BSc में चेंजेस इज देयर, सो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब एक सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एक सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड पर्सन को मिलता है उसको सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के तहत सैलरी हेड में हिट दिया जाता है, जिसका वैल्यूएशन है स्टैंडर्ड में 50,000। ठीक है, ये 50,000 ये नॉर्मल में भी मिलता है, इसमें भी मिलेगा, 115 BSc में मिलेगा। तो आपका 10,20,000 से 50,000 माइनस होगा तो आपका वैल्यू आएगा सर 9,70,000, 9,70,000। ओके, 9,70,000। तो ये हो गया सैलरीड पर्सन का सैलरी रिलेटेड डिस्कशन। लेकिन ये जो सैलरीड पर्सन है इनका एक हाउसिंग लोन भी चल रहा था, जिसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नॉर्मली अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान देना बात को, अगर आप इंटरेस्ट देते हो, कल भी मैंने दिखाया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भरते हो, नॉर्मल में आपको उसका डिडक्शन अवेलेबल होता है, मैं कल बताया था। ठीक है, तो आज भी मैं वो बताऊंगा, लेकिन 115 BSc में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। 115 BSc में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में 115 BSc में कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आगे देखिए सर, अब आपका हाउसिंग लोन का बेनिफिट इधर तो नहीं हुआ, तो आपको ये बड़ा सिंपल है, फिर 115 BSc कैलकुलेट करना मेहनत कम। सर बात मेहनत का नहीं है, आप अपने क्लाइंट के बारे में सोचिएगा। क्लाइंट का बेनिफिट करने के लिए अगर आपको मेहनत करना पड़े तो कर लीजिएगा, अगर कम मेहनत करके बेनिफिट मिल जाता है तो कम मेहनत कर लीजिएगा। तो आपको मिल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। एंड व्हाट इज दिस ग्रॉस टोटल इनकम? जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हाउसिंग लोन का बेनिफिट तो नहीं है, 9,70,000, दिस इज द GTI, 9,70,000, यही है GTI। और करेंट इन दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और भी चीजें हैं जो इसको मिला है, इन्होंने किया है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है ना सर। फिर आपका 80CCD में 50,000 का कंट्रीब्यूट किया है। फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस में ETD में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अपने सेल्फ एंड स्पाउस के लिए भी किया है, माँ बाबा के लिए भी किया है, बट फादर के लिए किया है, बट ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 115 BSc में ये बेनिफिट भी नहीं मिलता है।
सर कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ सर, ज्यादातर चीजें नहीं मिलता है, ज्यादातर चीजें नहीं मिलता है। वो कुछ एक्स्ट्रा, जैसे वो एक ही 50,000 का बेनिफिट छोड़ के और कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं दिया गया। सो जो आपका जीटीआई है, यहाँ से बस आपको माइनस करना है। माइनस तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो 9,70,000 से जब आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को माइनस कर, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, जैसे कि सेक्शन 80C अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 80C, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप करो उसमें दिक्कत नहीं है, पर टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है, टैक्स दे दो, ठीक है। सेक्शन 80CCD, 80CCD, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, नो बेनिफिट्स। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, नो बेनिफिट्स। यहाँ पर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ बताया सर? सर 80D, सेक्शन 80D, ठीक है, जो कि मेडिकल प्रीमियम आप यहाँ भरोगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड पेरेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, खुद के लिए भी, एज वेल एज और पेरेंट्स, इसका भी कोई बेनिफिट आपको नहीं है, नो बेनिफिट, सब डैश दे। अल्टीमेटली आपका टोटल इनकम बन जाएगा 9,70,000। बिकॉज आप 115 बीएससी में हो, आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट वो सैलरी का जो एक 50,000 का डिडक्शन था, उसके अलावा। अब आपको करना क्या है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, ठीक है। टोटल इनकम आ गया, एक्चुअल बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो। एक्चुअल बेनिफिट जो एक्चुअली दिया है ना गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेशन में दिया। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा चेंजेस आ गया सर, मैं आपको जो नोट्स में लिखाया उसमें थोड़ा अमेंडेड आ गया सर। पुराना जो नोट्स मैंने लास्ट दिन लिखा है ना सर, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। वो 115 बीएससी में नॉर्मली 2,50,000 तक नील होता है, पर इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अप टू 3 लाख नील होगा, मैंने 3 लाख, 2.5 लाख को चेंज करके 3 लाख तक कर दिया, ठीक है। मैंने 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है न्यू स्कीम में। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में अप टू 3 लाख एट द रेट, ग्रेटर देन 3 लाख टू 3 लाख से लेके 6 लाख तक, 6 लाख, ठीक है। कितने का गैप होता है सर? 3 लाख से 6 लाख का गैप कितने का होता है? 3 लाख का गैप होता है। हम लोग ऐसे करेंगे, 6 लाख माइनस 3 लाख, इसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा 5% का। तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 3 लाख का 5% 15,000। फिर नेक्स्ट स्लैब आता है सर 6 लाख से 9 लाख का, ठीक है। तो ग्रेटर देन 6 लाख टू 9 लाख, मैंने 9 लाख माइनस 6 लाख, इसके ऊपर आपका टैक्स रेट है सर 10% स्लैब वाइज। तो 3 लाख का 10% हो जाता है सर 30,000, ठीक है। तो 30,000 और 15,000, ये हो गया आपका। आपका नेक्स्ट स्लैब है 70, 9,70,000 तक है ना। तो इसके बाद आपका है 9 लाख से 12 लाख का, मैंने एक्चुअली मैंने जाना चाहिए 12 लाख तक। स्लैब क्या बताता है आपका? स्लैब बताता है न्यू टैक्स का, एक सेकेंड, ये वाला अभी अभी दिखाया मैं आपको, ये अप टू 3 लाख नील, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20, एंड 15 लाख के ऊपर होगा तो 30% दिस इज द न्यू रूल, ठीक है। ये थोड़ा चेंजेस है, जो मैं लास्ट दिन नोट लिखा है उससे मैं बार बार बोल रहा हूँ। हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके चेंज कर लो, 115 बीएससी का न्यू अमेंडमेंट को लिख लो। जो मैं लास्ट दिन लिखाने में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ नहीं बोलेंगे, मैं पुराना रेट जो था उसी में लिखा दिया, न्यू असेसमेंट ईयर के हिसाब से नहीं लिखा, ठीक है। एक्चुअली करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से मैंने ठीक ही लिखा है,
बट आप लोगों को एग्जाम में जो एप्लीकेबल होगा वो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जिस टाइम पे एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे इतना दिन पे ये चला जाएगा सर, इसीलिए मैं आपको बार बार। तो 9 लाख से आपका 12 लाख का लेवल है, बट आपको उतना जाना नहीं है, आपको तो 70 में खत्म। तो 9,70,000 तक आप 9.7 लाख, तो 9.7 लाख मैंने इसमें आप 9.7 से 7 9 को माइनस करो, 9 लाख को माइनस करो, तो ये करने से आ जाएगा आपका, इसके ऊपर एट द रेट कितना लगाओगे सर, इसके ऊपर एट द रेट 15% लगा, तो 70,000 में 15%, 70,000 में 15%, 15,105 होता है, मैंने 10,500 करके देख लो सर, मेरे बातों पे क्यों भरोसा करें, करके देख लो। तो 15,000, 30,000, 10,500 कुल मिला के आपका हो जाता है 55,000, 30 प्लस 15 प्लस 10,500, 55,500, सॉरी 55,500। कुछ गलत होगा तो बोलिएगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा मुंह में ओरली कर रहा हूँ, अगर कुछ भी इधर उधर होता है प्लीज टेल मी। फिर इसमें आपका ऐड हो जाएगा सर एडू एंड हेल्थ सेस, ठीक है, एट द रेट 4%। इसमें आपका 55,500 इसके ऊपर आपका लग जाएगा 4%, लगा दो 4%, सर हो जाता है सर 2220, 2220 कितना हो जाता है सर 2220। तो 55,500 के साथ 2220 ऐड करोगे तो आपका बन जाता है 57,720, 57,720। दिस इज योर टोटल टैक्स, दिस इज योर टोटल, ये देना पड़ेगा टैक्स एज पर 115 BSE, जो कि डिफॉल्ट प्रोविजन है अभी 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए, दिस इज द डिफॉल्ट प्रोविजंस। ओके, हाँ सर प्लीज मुझे बताओ, इतना तक बात क्लियर है? कहानी अभी खत्म नहीं हुआ सर, कहानी में भी ट्विस्ट है, कहानी में भी ट्विस्ट है, मुझे इतना बताओ सर, বুঝতে পেরেছিস এতটা? 57,720 পর্যন্ত ক্যালকুলেশন সবার ক্লিয়ার তো? কণিকা, প্রিয়া, নীল, शालिनी, बोलो सर। यस सर। सर थैंक यू सर। देखो मैं थोड़ा सा, ये जो अभी क्वेश्चन चल रहा है ये 24-25 असेसमेंट ईयर का जो न्यू चेंजेस है उसके साथ करा रहा हूँ, इसको आप अमेंडमेंट ही बोलो, ठीक है, अमेंडमेंट है जो एक्चुअली ऑलरेडी पहले आ चुका था, पर अप टू दिसंबर एग्जाम के लिए ये लागू नहीं था, और दिसंबर एग्जाम ऑनवर्ड्स मैंने मैंने अपकमिंग जो एग्जाम आएगा उसमें से ये न्यू रूल लागू हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूँ। अच्छा अब बात है सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एक ऑल्टरनेट व्यू भी देखना है ना, अल्टरनेट टू, मैंने हम लोग 115 BSE देख लिए हैं, बट हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला गया था कि जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपका क्लाइंट का मैंने मिस्टर ए है ना, उनका टैक्स बचत होगा आपको वो एप्लीकेबल का, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर क्या है सर 23-24, ठीक है, अंडर नॉर्मल प्रोविजंस, इसको आप नॉर्मल बोलो, मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम, इसको नॉर्मल नाम दिया, डिफॉल्ट नहीं, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसको नॉर्मल प्रोविजन अभी बोलता है, बात वही है जो पहले था वही बात है, बट इसको अभी हम अभी क्या बोलते हैं, रेगुलर या नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन। इसमें क्या करना है सर, इसमें ना पुराना सारा नियम लागू हो जाएगा, जो पहले चलता था, जो पहले चलता था वो सारा नियम इसमें लागू हो जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, पर्टिकुलर है होगा और ₹1 का कॉलम होगा। चलो अब इसमें आपका सैलरी कितना था, 50,000 करके था, सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट न्यू स्कीम, सॉरी पुराना स्कीम, 50,000 इंटू 12 आपका इनकम बन रहा है सर 6 लाख का, बहुत अच्छा है, ये तो पहले भी था अब भी है। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं,
तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये जैसे था वैसे ही रहे। 15,000 करके जो 12 महीने का आपका है ना, वो पहले जैसा था वैसा ही है, 1,80,000। इसको लेके नो चिंता, ठीक है, ये पहले जैसा था इतना ही। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन में आपको एचआरए मिला था, एचआरए रिसीप्ट, इसमें कहानी बदल है। एचआरए आपको मिला था 20,000 करके पर मंथ का, ये पूरा साल भर का हिसाब है ना, तो 20,000 अगर आपको एक महीने का मिलता है तो 12 महीने का कितना मिलता है सर? 2,40,000। लेकिन सर इसमें एक रूल फॉलो करना होता है, इसमें एक रूल फॉलो करना होता है। क्या रूल है? ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का रूल है, ठीक है। सैलरी हेड का अंदर का बात है सर, सैलरी हेड के डिटेल्स में ये चीज एक्चुअली सिखाया जाता है। तो एचआरए के लिए क्या करना है आपको? एचआरए रिसीव हुआ है सर 2,40,000, चलो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेस होगा सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको बता दूं, लेस होगा लीस्ट, लीस्ट माने सबसे छोटा, लीस्ट माने छोटा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन सा फॉलोइंग सर? इसके लिए नियम है, मैं आपको वही बताऊंगा। इसमें से कौन सा सबसे छोटा अमाउंट है आपको बताना। जैसे कि पहला पॉइंट, आपको जो एचआरए रिसीव हुआ जो कि 2,40,000। दूसरा है एक्चुअल रेट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब आप मुझे बताओ, आपने एक्चुअल रेंट पे कितना किया? 25 करके, सर 25,000 इंटू 12 करना प्लीज, 25,000 इंटू 12 करिएगा प्लीज। 3 लाख होता है, ठीक है। और आपका ओवरऑल सैलरी कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख का 10% कितना होता है? ये हो गया आपका एक्चुअल रेंट पेड। और मैं आपको बोल रहा हूँ 10% ऑफ सैलरी, आपका सैलरी है 6 लाख का, 6 लाख का, 6 लाख का 10%, 60,000। तो 3 लाख से 60,000 माइनस करिए प्लीज, 3 लाख से 60,000 माइनस करिए, 3 लाख माइनस 60,000। मैं यहाँ पर के लिखता हूँ, जगह कम है, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। 3 लाख माइनस 60K, तो मेरा अगेन ये वैल्यू हो जाता है 2,40,000। सर ये तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंटली हुआ है, नॉर्मली हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कि आप बोलोगे सर नेचर रिसीव जितना है उतना ही तो हुआ है, वो अलग बात है, वो हो गया, ठीक है, वो हो गया है, हमेशा नहीं होता। एंड देयर इज अनदर पॉइंट, 3 पॉइंट है टोटल, टोटल 3 पॉइंट इज देयर। 3 पॉइंट में से जो सबसे सस्ता होगा वही आपका एचआरए एग्जेम्प्टेड होता है। मैं बताता हूँ, अभी भी एक पॉइंट बाकी, एक हो गया, दो हो गया, और एक है 3 नंबर पॉइंट। तो 3 नंबर पॉइंट में मेरा नेक्स्ट पेज में करना, 3 है सर 50% ऑफ सैलरी। सर इसमें या तो 40 करना होता है या तो 50 करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था बंदा कहाँ रह रहा है सर? दिल्ली में, है ना। इसमें एक रूल है सर, दिल्ली, मैं आपको जस्ट नॉर्मल बताता हूँ, बाकी सैलरी में बताऊंगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, पॉइंट में डीएम के, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, के फॉर कोलकाता, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। ये भारत का 4 ओल्ड मेट्रो सिटी, ठीक है। ये जो पुराना मेट्रो सिटी है, इसी 4 सिटी को इनकम टैक्स समझता है, बाकी नया नया और भी हुआ है, उसको गवर्नमेंट रूल में नहीं रखा है। अगर आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में हो तो आपका 50% ऑफ सैलरी चेक किया जाता है। अगर आप दूसरे सिटी में हो तो 40% दिया जाता है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के लिए 50, एनी अदर सिटी के लिए 40, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिल्ली में है, इसका इसका इसको हाउस कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ रेंट ले रहा है सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली में ले रहा है, अकोमोडेशन दिल्ली में ले रहा है। तो क्योंकि दिल्ली ओल्ड मेट्रो सिटी में से एक है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई, ये 4 भारत का पुराना मेट्रो सिटी है, बड़ा बड़ा शहर। यहाँ पर आपका जितना वैल्यूएशन होगा उसका 50% लेना है। तो सैलरी का वैल्यू है आपका 6 लाख का, इसका 50% माने होता है आपका 3 लाख, ठीक है। अब ये जो 3 वैल्यू आए, 3 लाख, 2,40,000, 2,40,000, इनमें से सस्ता कौन सा?
2,40,000 है ना सर। तो ये एच एल रिसिप्ट से तीनों में से जो सबसे लोएस्ट हुआ, ठीक है, वो माइनस हुआ। तो यहाँ पर ये भी 2,40,000, ये भी 2,40,000 और वो 3,00,000। तो एच एल रिसिप्ट से 2,40,000 माइनस हो जाएगा। ये 2,40,000 कहाँ से लिया सर? तीनों में से जो लोएस्ट है। चलो मैं माना कि एच एल रिसिप्ट लोएस्ट है, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, किसी को भी ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल हुआ है। पर जो सस्ता होता है आप उसी को लिखोगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो 2,40,000 से अगर 2,40,000 माइनस हो जाता है, ठीक है, 2,40,000 से अगर 2,40,000 माइनस हो जाता है, तो बचता क्या है सर? सो 2,40,000 से 2,40,000 माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैंने कैलकुलेशन हेड में कुछ नहीं है, ये डैश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। मैंने ईच एंड रिसीव का वैल्यूएशन पहले आपने टैक्सेबल किया था, बट इन दिस केस ये कोई टैक्स नहीं है। हेलो, बात समझ में आया सर? कैलकुलेशन क्लियर है? आपको जितना ईचआरए मिला है हाउस रेंट अलाउंसेस जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, उसमें से आपको माइनस करना होता है तीन। तीन पॉइंट है। क्या तीन है? जितना आपको मिला, एक्चुअल जो रेंट पे कर रहे हो उससे सैलरी का 10% माइनस करके देखो, और 50% अपनी सैलरी, क्योंकि घर दिल्ली में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में से कोई भी एक शहर में होगा तो 50% लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा शहर होता तो ये 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों में से जो पॉइंट सबसे कम होगा वो पॉइंट आप माइनस करते हैं। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो 2,40,000 से 2,40,000 माइनस हुआ, तो अल्टीमेटली ये वैल्यूएशन नील, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है उसी को करना है। ये सवाल बुझते कर लो, प्लीज बताइए ना सर। ऐसे सर सब कुछ करने के बाद आपके सामने ग्रॉस सैलरी हाजिर हो जाता है। कितना आ जाएगा सर? ग्रॉस सैलरी कैसे हाजिर हो जाएगा? 6,00,000 का सैलरी है, 1,80,000 का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ठीक है, और इधर आपका नील हो गया, कुछ तो नहीं है, डैश आया, तो ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा सर? 7,80,000। सर ये जो 7,80,000 आपको मिला है, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। दे दो स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने का स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर? कितने का है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)? सबको मिलता है सर 50,000, ठीक है। ये रूल है सर, ये रूल है। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। सैलरी चैप्टर में आपको जब फॉर्मेट बताऊंगा, आपको वहां पर फिर से दिखा दूंगा सर कि किस तरह से 50,000 का नियम बना। 50,000 को ब्रैकेट में दिखा दो क्योंकि ये माइनस होगा, या फिर देखो अगर आप यहाँ माइनस दिखाते हो तो यहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो 50 माइनस करो, तो 7,80,000 से 50 माइनस करोगे तो आपको 7,30,000 आएगा। इस 7,30,000 से आपका एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना सर, इसमें आपको एक मजा मिलेगा सर। क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन है पहले उसको देखना। पहला बात है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि उसने घर को रेंट पे दिया उससे कुछ इनकम हो रहा है। बेसिकली इतना बोला है, मिस्टर ए हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। बंदा बॉम्बे में एक घर बना रहा है, इस घर का इंटरेस्ट तो पे कर, और जो घर है वो 2024 में कंप्लीट हो गया, मार्च 2024 में कंप्लीट हो गया है, ऐसा बोला है। उसका पेरेंट उस घर में अभी रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है सर? आपको भी इसमें ये चेक करना है कि ये जो 2,00,000 का लिमिट है ना, आपको मैं बताता हूँ। पहले आप इसमें लिखो, पहले आप लिखो फिर आपको मैं बताता हूँ, बिना लिख के समझ में नहीं आया। ये चीज मैं कल भी बताता था, अगर कल आपने बात को ध्यान दिया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल यस्टरडे वाला क्लास में भी डिस्कस किया। देखो सर हर चीज कितना मिलता जुलता रहेगा हमें। अच्छा, एनुअल वैल्यू कुछ कैलकुलेट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड मान के चले, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड है तो एनुअल वैल्यू हमेशा नील ही होता है, एनुअल वैल्यू नील हो जाए। अच्छा, और एक बात, अभी आपको डिडक्शन मिलेगा ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन, ये हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन, सेक्शन 24B, उसके तहत, अंडर सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी बोलो, बोरो बोलते हैं, बोरो किया है, बोरोड कैपिटल, ठीक है, बोरोड कैपिटल कितने का है? नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू 2,00,000 है,
कितना है सर? रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, अप टू 2 लाख। सर ये 2 लाख कहाँ से आया? सर ये रूल है, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट तो बोला नहीं है, अपने लिए ही बनाया, माँ बाबा रह रहे हैं ना, तो माँ बाबा रह रहे हैं, मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड, तभी ना माँ बाबा रह रहे हैं, माँ बाबा थोड़ी ना लेट आउट करके रहेगा बच्चे के घर पे। पता नहीं आजकल बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। एक गाना सुना था बंगाली में, बांग्लादेशी का, एक बांग्लादेश का एक गाना है, आई डोंट नो आप लोग सुना है कि नहीं ये सब गाना, मैं थोड़ा सुनता हूँ, बड़ा अच्छा है। अगर किसी ने सुना है तो बोलना सर हाँ या ना। तो बोलते हैं घर किसका है, जैसे ये मुझे, पेरेंट घर में रह रहे हैं इसीलिए बोला मैं, बच्चों के घर में पेरेंट तो रहेगा, लेकिन गाना कुछ ऐसा है कि बोलते हैं कि पौरेर जमीन पौरेर जाएगा, घर बनाया अमीर हुई, आमी तो सही घरेर मालिक नहीं। ठीक है, आप सुने भी है ये, एक बेसिकली ये फोक सॉन्ग है, मतलब पौरेर जमीन पौरेर जाएगा, घर बनाया अमीर हुई, आमी तो सही जमीर मालिक नहीं। यानी बेसिकली ये जो इंसान घर बना के लोगों को दिखाते हैं ना कि देखो मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, ठीक है, तो बेसिकली ये भगवान के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाले के लिए, कि एक्चुअली जगह किसी का नहीं है, क्योंकि घर कोई लेके नहीं जाएगा साथ। आप कितना भी बड़ा घर बना लो, आपका 4 BHK हो या फिर 3 BHK, ठीक है, या 1 BHK, आप एक भी घर साथ लेके नहीं जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सबको इस दुनिया छोड़ के जाना है। तो कहता है कि भाई अपने आप को एक डेडिकेटेड टू गॉड हो जाओ, और घर बनाने का अहंकार मत करो, ठीक है। तो बोलते हैं पौरेर जमीन ने सब ऊपर वाले का है, पौरेर जाएगा माने जगह भी ऊपर वाले का है, घर बनाइया अमीर हुई मतलब घर बना के मैं रहता हूँ, ठीक है। तो पौरेर जमीन पौरेर जाएगा, घर बनाइया अमीर हुई, आमी तो से जमीन मालिक हूँ, डेडिकेटेड टू गॉड, मतलब बेसिकली जमीन का मालिक ऊपर वाला है। तो ये जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना, ये सब मेरा सब हमारा, इसी के लिए तो इतना सारा चारों तरफ जितना अशांति है, इसी कारण है ना, सब मेरा मेरा करते करते कोई किसी को देना नहीं है, और सब झगड़ा झाटे इसी में होता है। तो बड़ा सुंदर सा फोक सॉन्ग है, सुना है किसी ने? हाँ सर, अच्छा गाना है, सुन सकते हो, सुने जिंदगी कोनी का, है सर। सुने चीज, अरे वाह, माने मानेटा बुझते नहीं चिज, শুনে চিস তো বুঝলাম, মানে বুঝিস? सर বুঝেছি। নাকি আজকে বুঝলি? जो भी हो, चलो चलो। পরের জমিন পরের জায়গা, ঘর বানাইয়া আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। फिर उसमें एक बोलता है घरेर मालिकटा केटा, माने हु इज द ओनर ऑफ द हाउस। बड़ा बहुत सुंदर गाना है, सुनना, फोक सॉन्ग है, आई थिंक मैंने इसको एमटीवी अनप्लग्ड स्टूडियो में, बहुत सुंदर, अच्छा, मीनिंगफुल है, अगर समझ पाओगे तो मजा आएगा, अगर नहीं समझ पाओगे तो नहीं। नील सुने जिसने की नील गान फान गाया, हाँ नील, नील म्हणून बँडेड गान है, नील सुनते हो बच्चे? हाँ, नील बैंडेड गान है, सही तो नील? अरे आजकल बैंडेड गाने थे, ये सब गाने बेसी चलो, फोक सॉन्ग। सर आप पढ़ाओ, आप गाने का टीचर थोड़ी हो, टैक्स पढ़ा रहे हो, टैक्स पढ़, ओके सर, कम टू अगेन, चलो। सर करना क्या है? सर कुछ नहीं करना है, 2 लाख माइनस करना है, यहाँ से 2 लाख घटाओ, अप टू 2 लाख तक लिमिट है आपका। मैं कल भी आपको बोला था कि अगर 1499 के बाद का लोन है, घर लोन लेने के 5 साल के अंदर घर बन जा रहा है, ठीक है, और घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन दिया गया है, तो 2 लाख तक लिमिट है। और यहाँ पर उसने कितना इंटरेस्ट भरा सर, हाउ मच इंटरेस्ट मिस्टर ए एक्चुअली पेइंग प्रीवियस ईयर 23-24, 2 लाख 10, तो 2 लाख 10 मैक्सिमम उसने भरा है, पर उसको मिलेगा 2 लाख, इससे 10,000 नहीं मिलेगा सर, क्योंकि लिमिट है, दिस इज द लिमिट, सीलिंग लिमिट, लिमिट इज 2 लाख। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आप यहाँ पर 2 लाख माइनस करो, यस, 2 लाख माइनस कर दो, ये माइनस होगा एक्चुअली, ठीक है, लेस, ये लेस है, लेस 2 लाख, ये माइनस होगा, ओके, ये माइनस होगा, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख का बेनिफिट ले लिया आपने,
क्योंकि ये आपका लॉस है एक्चुअली, है ना, ये एक्चुअली आपका लॉस है। कल ये बात मुझे नील पूछ रहा था कि सिर्फ 2 लाख माइनस क्यों है सर, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है मेरा, तभी तो मैं इसको लॉस बुक करूंगा। दिस इज माई लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी। अरे कहाँ चला गया, या तो इसमें माइनस दे दो या फिर इसको ब्रैकेट में कर दो, जो ठीक लगे। नेक्स्ट सर, सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा सर, ग्रॉस टोटल इनकम आपको मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये ग्रॉस टोटल इनकम का क्या करें सर, कुछ नहीं, माइनस करके कीजिए, 7 लाख 30 माइनस 2 लाख 7 लाख 30 माइनस 2 लाख, कितना होता है सर, 5 लाख 30 हजार, 5 लाख 30,000, 5 लाख 30,000। सर यहाँ से आप डिडक्शन करो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, अब आपको मिलेगा डिडक्शन, डिडक्शन का मजा लो सर, क्योंकि आप पुराने सिस्टम में हो, मैंने यहाँ फिर रेगुलर नॉर्मल प्रोविजन अंडर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये आपको मिलेगा। जैसे कि 80C का बेनिफिट ले लो, 80C सेक्शन 80C, 80C में क्या आता है सर, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। सर कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ कितना किया आपने, 1.5 लाख। इसमें एक्चुअली मैक्सिमम 80C में 1.5 लाख ही मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1.5 लाख तक का बेनिफिट अवेल कर सकते हो, 1,50,000 ये बेनिफिट उठा सकते हो मैक्सिमम। अब आपको मैं डिडक्शन चैप्टर में जो लोग किए हो पहले, उनको शायद पता होगा, जो नहीं किया है डोंट वरी, मैं वापस बताऊंगा, डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। अच्छा फिर आ जाता है सर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B। सर इसमें क्या आता है सर, सर ये जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम है ना, उसमें आता है ओन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। सर इसमें क्या हो रहा है, ओन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम में बंदा 50,000 80CCD 1B में 50,000 दे रहा है सर, ये भी बेनिफिट है, ये बेनिफिट भी आप ले सकते हो, 50,000 तक ही बेनिफिट ले सकते हो सर पूरा। सर और क्या है बेनिफिट, सर 80D में डिडक्शन है ना सर, मैंने बेसिकली मेडिक्लेम इंश्योरेंस, उसका भी आप बेनिफिट ले लो। लिखो यहाँ पर सेक्शन 80D, सर 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरोगे ना, गवर्नमेंट कहता है मजा ले लो भाई, घर के मेंबर्स के लिए आप चिंता करोगे तो गवर्नमेंट आपको छूट देगा। फॉर सेल्फ माने अपने लिए जो ले रहे हो, फॉर सेल्फ एंड स्पाउस माने अपने लिए और अपने बीवी के लिए, ठीक है, बच्चा नहीं सर, स्पाउस माने हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, उसे स्पाउस कहते हैं। लेकिन इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन है, रूल क्या कहता है मैं आपको लिख के देता हूँ, बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे और नॉलेज ले लेना। आपको 25,000 तक का अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, या हस्बैंड अपने वाइफ के लिए ले सकता है 25, और फॉर पेरेंट्स माने फादर, ठीक है, यहाँ पर फादर दिया गया है सर, सीनियर सिटीजन है फादर, ये मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन था कि फादर मेडिकल इंश्योरेंस फॉर फादर हु इज द एज ऑफ 65, पापा का उम्र कितना है 65 साल, तो पापा सीनियर सिटीजन है, तो पापा के लिए 50,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो, और फादर हु इज सीनियर सिटीजन, तो इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है 50 तक, 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। कुल मिला के 80D में आपका बेनिफिट है 75,000, 75,000। तो आपका इधर हो गया 1.5 लाख, इधर हो गया 50, 80CCD सबसेक्शन 1B, और 80D के तहत हो गया आपका 75। कुल मिला के आपको 5,30,000 से सारा माइनस करो, 5,30,000 माइनस 1,50,000 माइनस 50 एंड माइनस 75। प्लीज करके मुझे बताओ आपका टोटल इनकम कितना है। बोलो सर कितना होगा टोटल इनकम, बताओ चले। सर 2,95,000। 2,95,000, 2,55,000, ठीक है, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ टैक्स लायबिलिटी क्या होगा सर, एज पर दी रेगुलर प्रोविजंस, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजंस अप टू 2,50,000 क्या होता है, एट द रेट नो टैक्स मतलब नील, एंड ग्रेटर देन 2,50,000 टू
5 लाख, 5 लाख तो जाना नहीं है, 55,000 में खत्म। 2,55,000, गैप कितने का हुआ? 5,000 का। इस पे कितना टैक्स है? 5%। 5% का है, ठीक है। मैंने सिंपल बात है, 2,55,000 से 2,50,000 माइनस करो तो 5,000, 5,000 का 5% करो, 2,55,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5%, तो हो जाता है आपका 250। ठीक है सर, आपको रिबेट मिल जाएगा क्योंकि आपका इनकम 5 लाख के अंदर है, एज पर दी ओल्ड रिजिम। ठीक है, एज पर दी ओल्ड रिजिम आपका रिबेट है 12,500 तक। लेकिन 12,500 नहीं देना है सर, आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगा मैक्सिमम उतना रिबेट मिलेगा, 12,500 इज मैक्सिमम। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जितना आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 250, मैक्सिमम इतना रिबेट आपको मिलेगा इनकम टैक्स में। सो 250 आपका टैक्स बन रहा था, 250 आपका रिबेट है, क्योंकि आपका इनकम 5 लाख के नीचे है। अप टू 5 लाख तक रिबेट अवेलेबल होता है, तो 250 माइनस ये हो गया आपका 0। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया आपका 0। सर मजा देखो, ठीक है, क्लाइंट का कितना बचा लिया आपने। अगर आप उनको 115 बीएसई में डाल देते, अगर आप उनको 115 बीएसई में डाल देते तो बंदा तो लॉस में चला जाता। कितने का टैक्स देता सर? 115 बीएसई में 57,000 का टैक्स है, और ओल्ड सिस्टम में माने नॉर्मल प्रोविजंस में 0 टैक्स है। तो क्या बेनिफिट लग रहा है सर? हेलो, बोलो सर। अरे कौन सा बेनिफिटेड है, इतना तो बताओ मुझे। 115 की रेगुलर प्रोविजंस माने रेगुलर। रेगुलर प्रोविजन माने जो ओल्ड सिस्टम है वो बेनिफिटेड है। तो इसका मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी आपको सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट को, और वो भी आपको आंसर में लिखना है, तो लिखो, सिंस टैक्स लायबिलिटी as per the normal provision of the act is lower than the tax liability under default tax regime. Default माने basically 115 BSE default tax regime, that is under section 115BAC. It it would be beneficial. It would be beneficial for Mr. A to shift out, निकल जाओ out of the default region से निकल जाओ, मत रहो उसमें, that is under section 115 BSc। 115 BSc से निकल जाओ और फॉर असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर में? 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर 23-24। ये सजेशन आप अपने क्लाइंट को, ठीक है सर, বোঝা গেছে? প্ল্যানিং বোঝা গেছে তো कि কিরকম ভাবে टैक्स प्लानिंग করতে হয়, टैक्स प्लानिंग कैसे करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना सर? ये सैलरीड पर्सन के लिए था, ये सैलरीड पर्सन के लिए था। सैलरीड पर्सन के ऊपर और एक क्वेश्चन है, आप लोग घर पे ट्राई करोगे तो? चलो मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? HRA का हिसाब में आपको भी सिखाया ना, इस हिसाब से प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मिस्टर कदम,
स्क्रीनशॉट ले लो सर, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करना HRA के ऊपर बेस करके, और मैंने आपको HRA का नियम बताया अभी, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, ठीक है सर। नहीं चीज तो स्क्रीनशॉट सब भाई, होमवर्क है, है सर। ठीक है सर, आज इतना ही। अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलूंगा, उतना हड़बड़ नहीं करूंगा, थोड़ा आराम से चलेंगे अभी कुछ दिन, फिर धीरे धीरे स्पीड अप वापस लेंगे, ठीक है। फिर बाय सर, आज टाटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर, बाय।